अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। उनके बगल में पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जफर इस्लाम जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख और सांसद आदरणीय श्री अनिल बलूनी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जफर साहब, आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान इस देश में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। राजस्थान संस्कृति की धरती है। राजस्थान महिलाओं के सम्मान की धरती के रूप में पूरे देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पिछले राजस्थान को शांति और सौहार्द की धरती के रूप में भी पिछले कई शताब्दियों से पूरे विश्व में पहचाना और माना गया है। लेकिन पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बर्बरता, इन सब तरह के घृणित अपराधों में राजस्थान नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मित्रों, जिस दिन देश आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के साथ मना रहा था, जब देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन राजस्थान के अलवर जिले में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रामबास गांव में सब्जी का ठेला लगाने वाले और अपनी आजीविका का गुजर बसर करने वाले चिरंजी लाल को पीट पीट करके मार डाला। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहां है इस समय में, जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई, राहुल गांधी जी कहां खोए हैं, प्रियंका वाड्रा जी कहां खोई हैं, सोनिया गांधी जी कहां हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहां छुप गए हैं। मित्रों, इसी क्रम में आप सब मित्रों को जानकारी है कि उदयपुर में जिस तरह की घृणित हत्या, जिस तरह की बर्बर और नृशंस हत्या हुई थी, बार बार पुलिस को में जाकर के शिकायत दर्ज कराने के बाद भी, शिकायत दर्ज कराने के बाद बार बार टेलीफोन करके सूचित करने के बावजूद भी जो मृतक था, जो शिकायत करता था, उसी कन्हैयालाल से माफीनामा लिखवाया गया। हत्या से 1 दिन पहले भी फोन करके उसके द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा समुचित प्रदान नहीं की गई। अंततः इतनी बर्बर घटना को अंजाम दिया गया, और जिसके सूत्र ऐसे अतिवादी संगठनों और जो है लोगों से जुड़े हुए अब एनआईए की जांच में सामने आए हुए। गहलोत सरकार
उसमें भी प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे रही और मात्र सरकारी नौकरी और मुआवजे का लालच देकर के उस मामले को दबाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के अनुरूप आज राजस्थान, जो पन्नाधाय के प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था, जो हाड़ी रानी के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जो मीराबाई के रूप में इनके नाम से जाना जाता था, जो शील की रक्षा के लिए जौहर करने वाली हजारों रानियों को और पद्मिनी के नाम से जाना जाता था, वो राजस्थान आज देश में रेप के मामले में नंबर 1 का प्रदेश बना है। और 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों के तस्करी के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं आज आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा देने वाली कांग्रेस की आदरणीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को लड़कियों की बदहाली क्यों नहीं दिखाई देती? अलवर के रेप के घटना के बाद में जब वो सवाईमाधोपुर में अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में शेरनी के बच्चे की अटकेलियां देखने के लिए गई थी, उनको छुट्टी मनाने का समय था, लेकिन अलवर की उस मासूम बेटी की आंसू पहुंचने का समय जो है उनके पास में नहीं था। निश्चित ही इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और जब अलवर की बेटियां जिला कलेक्टर के पास में इस बात की शिकायत लेकर के जाती हैं, तो जिला कलेक्टर महोदय उनको धमकाते हुए अपने परिवारजनों के और पिता के नंबर मांगते हैं। ऐसा वीडियो दिखता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की, मैं तुम्हारे पिता को फोन नंबर पे एक फोन करके इसकी शिकायत करूंगा। जब राजस्थान में इस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ रही, दुर्भाग्यपूर्ण इससे भी ज्यादा यह स्थिति बनती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद रेपिस्टों की सजा कम होनी चाहिए, ऐसे बलात्कारियों और अपचारियों की सजा कम होनी चाहिए, इसकी पैरवी करते हुए नजर आते हैं। निर्भया केस के बाद में जो कठोर कानून अबोध बालिकाओं के लिए, नाबालिग बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को कम करने के लिए बनाया गया था, उसमें से मौत की सजा को कम करने की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। और इस बात को मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों के सामने, देश के सामने यह विषय रखते हैं कि मौत की सजा रेप के बाद में हत्या का कारण बनती है। इससे ज्यादा शर्मनाक शायद और कोई विषय नहीं हो सकता। हम सब ने देखा है कि राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री और अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स मिनिस्टर श्री शांति धारीवाल जी किस तरह से सरकार की तरफ से जवाब देते हुए विधानसभा के पटल पर बहुत सहजता के साथ में हंसते हंसते ये बात कहते हैं। और जब वो ये बात कहते हैं तब उनके सारे साथी भी ठहाके लगा करके हंस रहे होते हैं कि राजस्थान में ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। वो राजस्थान जिसने महिलाओं की, राजस्थान के बेटे जिन्होंने महिलाओं की रक्षा और सम्मान के लिए अपनी कई पीढ़ियां, केवल अपने आप को नहीं अनेक पीढ़ियों को खपा दिया, उस राजस्थान के वर्तमान सरकार के मंदिर में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर इस तरह की टिप्पणी करे और उस पार्टी के सारे नेता एक साथ ठहाका लगा करके हंसें और सरकार फौरी तौर पर इस बयान से एक किनारा करके अपने आप को अलग करने की कोशिश करे, यह उनके चरित्र का उद्घाटक तो है, लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। राजस्थान की केवल कहानी यह नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं की लगभग इसी तरह के हालात हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विधायक बेटे ने
सरेआम महिलाओं को लेकर के जिस तरह से निंदनीय टिप्पणी की है, उसके जैसे अनेक बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए हम सब का सर जो है वो शर्म के साथ में नीचा करते हैं। साल भर में कुल मिलाकर के देश में जो 28,046 मुकदमे रेप के दर्ज हुए, इनके लगभग छठा हिस्से से भी ज्यादा 5,310 बलात्कार के केसेस राजस्थान में रजिस्टर हुए हैं। और इनमें से 1/4 से ज्यादा केसेस, लगभग 1300 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जहां नाबालिग बच्चियों के साथ में इस तरह की ज्यादती की गई है, जिन बच्चियों की उम्र 18 वर्ष से कम है। एनसीआरबी के आंकड़े जिनके चर्चा में आपसे कर रहा था कि राजस्थान लड़कियों, नाबालिग बच्चियों की तस्करी की राजधानी बनाए। 53 नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले पिछले दिनों में एक साल में सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश ट्राइबल बेल्ट के हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही एक अखबार ने अपने हेडलाइंस में फोटोग्राफ सहित उनकी मजबूरी को छापा था। 12 नाबालिग बच्चियों की तस्करी करके केरल ले जाया गया था। उसी क्रम में जब यह समाचार छपा, तब तक राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की पुलिस के तहत काम करने वाली मानव तस्करी निरोधी यूनिट को इसकी जानकारी तक नहीं थी। हाथरस और उन्नाव की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो प्रायोजित दौरे करते हैं, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले आदरणीय प्रियंका जी और राहुल जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप आकर के राजस्थान में भी कुछ दिन तो गुजारिए, आकर के राजस्थान के हालात को भी देखिए। दुष्कर्म के अलावा राजस्थान में अब नाबालिग बच्चों की खुलेआम खरीद फरोख्त और भी तेज हो गई है। दलितों के खिलाफ अत्याचार में भी राजस्थान आज देश में सर्वोच्च पायदान के राज्यों में पहुंच चुका है। राजस्थान में जिस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, राजस्थान के ही एक कांग्रेस के विधायक श्री पानाचंद मेघवाल ने दलितों के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों के को संज्ञान में लाने और सरकार की उदासीनता से आहत होकर के, इन अत्याचारों से व्यथित होकर के सवाल खड़े करते हुए अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। और इसी के साथ उस पार्टी के 13 से ज्यादा पार्षदों ने, चुने हुए पार्षदों ने इस्तीफा भेजा है और अनेक विधायकों ने भी अपनी तरफ से प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए बहुत कड़ी प्रतिक्रिया के साथ में पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं। राजस्थान में जिस तरह से पिछले दिनों में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के माध्यम से जिस तरह से घटनाएं की गई, करौली की घटना आप सबकी स्मृति में होगी, भीलवाड़ा की घटना उसके बाद की आप सबकी स्मृति में होगी, जोधपुर में ईद के दिन गई हुई घटना आपकी स्मृति में होगी। इन सब घटनाओं और ऐसी अनेक घटनाएं इस क्रम में, इन सब में यदि एक चीज कॉमन है तो वो है कि घटना के समय की प्रतिक्रिया, घटना के बाद की जांच और मुआवजा देने, इन तीनों में जम करके तुष्टीकरण जो है वो कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और इन्हें हिंदुओं समाज में तो जो है असुरक्षा की भावना पैदा की है। और इसको देख करके बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए मंत्री श्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने भी अपना असंतोष और आक्रोश सरकार के सामने व्यक्त किया है। सरकार में भी धर्म के नाम पर, सरकार के कामकाज में भी धर्म के नाम पर किस तरह से भेदभाव होता है, इसका उदाहरण भी हम सबको देखने को मिला है। रीट के एग्जामिनेशन में जहां हिंदू लड़कियों के कुर्ते के बाहों तक को काट करके अलग कर दिया गया, इसके वीडियोस आप सब ने देखे होंगे। उनके दुपट्टे और मंगलसूत्र तक उतरवा दिए गए, चूड़ियां तक खुलवाई गई। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी मजहब के जो लड़कियां और परीक्षार्थी थी वो हिजाब लगा करके परीक्षा दे रही थी, उन्हें उसकी अनुमति प्रदान की गई। हालात ये हैं कि हिंदू पर्वों के समय
धारा 144 लगा करके उन पर्वों को, उत्सवों को मनाने के लिए रोका जाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोगों को उसी परिस्थिति में जो है अपने उत्सव मनाने के लिए जुलूस सड़क पर निकालने के लिए अनुमतियां प्रदान की जाती है। हम सब ने देखा कि अवैध खनन को लेकर के अभी जिस तरह की घटना भरतपुर में हुई, 550 दिन से आंदोलन चल रहा था। 550 दिन तक सरकार केवल थोथे आश्वासन देती रही। माइनिंग माफिया और उससे मिलने वाली मलाई के बोझ के नीचे सरकार के कारकुन और सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी दबे हुए थे। कोई कार्रवाई नहीं होती देख अंततः 14 साधुओं को आत्मदाह की धमकी देनी पड़ी। उससे व्यथित होकर के, कार्रवाई न होने से व्यथित होकर के जब एक बाबा निर्मलदास टावर पर चढ़े, तब आनन फानन में सरकार ने एक मंत्री को भेजा और मंत्री ने जिस तरह की टिप्पणियां वहां की और चर्चा वहां पे की, उससे आहत होकर के बाबा विजयदास को ने अपने आप पर पेट्रोल डाल करके आग लगा ली। उस मृत्यु के लिए, मैं उस मृत्यु नहीं हत्या कहूंगा, राजस्थान की सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। और जब राजस्थान की सरकार उसके जो है आत्मदाह के ठीक 24 घंटे में जिस विषय को लेकर के 550 दिन से आंदोलन चल रहा था, आनन फानन में उस विषय को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं, 1 अक्टूबर 2021 को जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के दबाव के चलते प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर साधु संतों से जो आंदोलनरत थे उनसे वार्ता की गई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठ करके उनको आश्वासन दिया कि हम अगले 15 दिन में ये माइनिंग एक्टिविटीज, जो अवैध वैध एक्टिविटीज चल रही, इन सबको बंद करा देंगे और इस एरिया को, जो क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की आस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम नोटिफाई कर देंगे, फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई कर देंगे, ताकि भविष्य में भी यहां किसी तरह की माइनिंग एक्टिविटीज न हो सके। कलेक्टर भरतपुर से रिपोर्ट मांगी गई। 12 अक्टूबर को कलेक्टर भरतपुर ने उस मीटिंग का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट कि ये इतनी अमुक खसरा की लैंड जो है उसको कन्वर्ट करने और माइनिंग को फोरक्लोज करने की आवश्यकता है, वो देने के बाद में भी न जाने किस दबाव में 8-9 महीने तक सरकार सोई रही। और आत्मदाह करने के बाद में, बाबा विजयदास की मृत्यु हो जाने के बाद में, माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जिनके चलते बाबा विजयदास को आत्मदाह करना पड़ा, जबकि हम तो 3 दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से यह संदेश भेज चुके थे कि हम इस पर निर्णय करने वाले। मैं आज आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब आपने प्रत्यक्ष बैठ करके 8 महीने पहले, 9 महीने पहले जब आपने विश्वास दिलाया था, वही विश्वास आपने पूरा नहीं किया, तो मीडिया के माध्यम से संदेश भेज करके आप किस तरह से आंदोलनरत साधुओं को संतुष्ट करना चाहते थे। और बाद में उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का नाटक किया गया। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जोर देकर के यह कहा, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए भी यह कहा कि अवैध खनन वहां नहीं हो रहा था। आज तो यह सबके सामने स्पष्ट हो गया, अखबार में सुर्खियों में छपा है कि जितने क्षेत्र में खनन के पट्टे दिए गए थे, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा क्षेत्रों में, और जितने क्षेत्र में जितना क्वांटम खनन का बताया गया था, उससे कई गुना ज्यादा खनन जो है वहां अवैध रूप से हुआ है। लेकिन अपने लोगों, अपने मंत्रियों को बचाने और इसमें लिप्त लोगों को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद जो है जनता को गुमराह करते हुए झूठे बयान दे रहे हैं। इस साधु का बलिदान के लिए राजस्थान प्रदेश की धर्मभीरू जनता कभी अशोक गहलोत साहब को माफ नहीं करेगी। राजस्थान में जिस तरह के हालात अभी आप सब ने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से कमजोर हुआ है, राजस्थान की पुलिस का जो ध्येय वाक्य था कि अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास, लेकिन आज स्थिति ठीक इसके उलट है। राजस्थान की सरकार क्योंकि कुर्सी बचाने में व्यस्त है, इसलिए परिस्थितियां आज ये है कि राजस्थान के अपराधी बेखौफ हो गए, बेलगाम हो गए,
और आम जन जो है वो भयभीत है, परेशान है। राजस्थान को बजरी माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया और ऐसे सारे आपराधिक माफिया गैंग्स के हवाले कि जो है गहलोत सरकार ने छोड़ दिया है। और आज गहलोत सरकार का ध्यान, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का ध्यान क्योंकि सरकार चलाने की तरफ नहीं बल्कि कुर्सी बचाने की तरफ ज्यादा है, इसके चलते अब कांग्रेस के एमएलएज भी रुष्ट होकर के लगातार जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं या अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ दिन तो गुजारिए राजस्थान में, आइए हमारे राजस्थान में। सरकार बर्खास्त करनी या नहीं करनी यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता के मन में इतना आक्रोश है कि वो एक एक दिन गिन करके इस सरकार का कालखंड पूरा होने की जो है वो गिनती गिन रही है। विक्रांत जी, देखिए, मैं उस कार्यक्रम के लिए जिन चैनल्स ने उस कार्यक्रम को दिखाया भी है और जिन्होंने जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे श्री अनुपम खेर जी, दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश ने आजादी जो लाखों लोगों के बलिदान और लाखों लोगों के योगदान दोनों के कारण से इस देश ने अर्जित की। एक 75 साल का लंबा कालखंड बीतने के बाद लगभग 3 पीढ़ियां जब गुजर चुकी हैं, तब लोगों की स्मृति से आजादी और आजादी के बाद में भारत किस तरह से, किन कारणों से पिछड़ता गया, कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी उससे डिस्कनेक्ट हो गई है। श्री अनुपम खेर जी ने जो 75 साल का एक आकलन परिदृश्य सब देश के सामने रखा कि नेहरू जी के जमाने में किस तरह से 1957 में नेहरू जी देश को लाल किले के प्राचीर से पाकिस्तान को दिल का टुकड़ा कहकर के पुकारते हैं। 1962 के युद्ध में करारी हार और भारत की हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर लेने के बलात् अतिक्रमण के बावजूद भी उसको एक सफलता बताने की कोशिश करते हैं। गरीबी हटा लेने से लेकर के महंगाई हटाने के खोखले नारे देश के सामने वहां गढ़ते और बुनते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका समाधान करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। आजाद होते ही आजाद भारत के लोगों को संबोधित करते हुए शुरुआत के दौर में देश के लोगों को कामचोर और आलसी ऐसा ठहराते। काल बीतने के बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भी इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या का पाप करने के बाद लाल किले के प्राचीर से उसे जस्टिफाई करने और उसके फायदे गिनाने का पाप किया जाता है। बाप और बेटी के नेहरू जी और इंदिरा जी के इस 30 साल के शासन के कालखंड में लगातार गरीबी हटाओ के नाम पर लोगों से मत बटोरे जाते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की मात्र चर्चाएं की जाती है, लेकिन उसके बारे में किसी तरह का न तो कोई ठोस विजन और न ही कोई कदम देश को दिखाई देते। मनमोहन सिंह जी के समय की तो शायद मुझे लगता है कि चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो लोकतांत्रिक भारत में शायद वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी, जो न किसी संवैधानिक पद पर है, न उनका किसी तरह का आजादी की लड़ाई में योगदान है, न उनका और किसी तरह का सामाजिक योगदान है, वो उनको लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के हमारी नेता कह करके अपनी दास्ता को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके उलट पिछले 8 साल में जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का एक ठोस विजन और आगे 25-50 साल तक को हम देश को किस रास्ते पर ले जाकर के आगे बढ़ाएंगे, ये देश ने पिछले 8 साल में देखा है। चाहे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना हो, चाहे देश को ऊर्जा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना हो, चाहे देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प देश के सामने रखना
और उन सब संकल्पों को सिद्ध करते हुए हम किन मुकाम तक पहुंचे हैं, अगले बार एक भाषण से दूसरे भाषण के बीच में 1 साल के कालखंड में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की है, उनके बारे में भी देश के साथ में खुशी से साझा करना। ये जो नई परंपरा और नई दिशा देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, ये आकलन जो है, ये निश्चित ही इस आकलन के लिए मैं एक बार फिर अनुपम खेर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पौलमी साहा। क्या इस बात का मौलिक अधिकार अरविंद केजरीवाल साहब के पास में है? क्या इस बात के हकदार भी वो हैं कि वो इस तरह की चर्चा करें? दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस दिल्ली को स्वर्ग बनाने की बात आपने की थी, जिस दिल्ली में एजुकेशन हब बनेगा, दिल्ली के स्कूल एजुकेशन को हम अपग्रेड करेंगे, उनकी चर्चा उन्होंने की थी। दिल्ली के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य नेटवर्क की चर्चा जो उन्होंने की थी, दिल्ली की यमुना नदी को हम स्वच्छ बनाएंगे और टेम्स के जैसे स्वच्छ करेंगे, उसकी बातचीत उन्होंने की थी। ऐसा कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा किया है? दिस इज अ ट्रूली केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जहां वो एक बात कहते हैं, उस बात की विफलता की बात को भुला करके नई बात कह करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। उसकी विफल हो जाने पर उससे अगली नई बात के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। केजरीवाल साहब, आपने सिर्फ एक काम किया है। आज वो जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दृश्य अभी देखे थे यहाँ आते वक्त रास्ते में, उसमें उन्होंने कहा कि देश के हर मोहल्ले में स्कूल खुलना चाहिए। आपने तो दिल्ली के हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने का पाप किया, फिर उसमें भ्रष्टाचार किया और फिर अपनी नीति से भागते हुए वापस जो है दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने आपको देखा है। आनंद पांडे। अदिति नागर। इस प्रश्न से अभी असल बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम इसी दायरे में ले रहे हैं। अदिति नागर। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, बीजेपी का रोहिंग्या रिहैबिलिटेशन को लेकर क्या स्टैंड? और दूसरा सवाल ये है सर, राजस्थान में अभी जो हाल ही में बच्चे के जो बहुत सारा मामला हुआ, इसमें सर वापस पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी। दरअसल मुद्दा ये है कि मटकी फीडिंग जो अब पता लगा। अब सर ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी या पॉलिटिक्स से उठकर ये जो डिफरेंस मेघवाल और जनरल कास्ट या ऐसी कास्ट के बीच में बढ़ रहा है, जो ना सिर्फ जालौर से हटकर वो पूरे प्रदेश में है, इसको कम करने को। आदित्य जी, मैं 2 चीज आपने 2 प्रश्न पूछे, इसलिए 2 चीज कहना चाहता हूं। आपके पहले प्रश्न से अब मुझे विश्वास हो गया कि आप नेशनल चैनल में आ गई हैं। और उसका जो दूसरा प्रश्न है, आपने कहा, मैं राजस्थान के ठेठ गांव से आता हूं और आप इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने 25 साल तक लगातार धरातल पर रहकर के गांव में काम किया है। ये जो दृश्य आप प्रस्तुत करना चाहते हो कि राजस्थान में जो है अगड़े और पिछड़ों के बीच में कहीं वैमनस्य और भेद बढ़ रहा है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो घटना हुई है, मैं उस घटना के कारणों और उसमें नहीं जाना चाहता। वो समीक्षा का विषय, वो अनुसंधान का विषय, वो पुलिस की जांच का विषय है। कारण चाहे मटकी का हो या न हो, जिस तरह की रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स में आई हैं, वहाँ मटकी नहीं थी, वहाँ सभी साथ पानी पीते थे। दोनों जो है टीचर्स भी ऑलमोस्ट आधे आधे थे, स्कूल को ओन भी दोनों ही समाजों के ऐसे लोग मिलकर के करते थे। लेकिन जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ये केवल एक घटना होती तो शायद राजस्थान के लोग इसको माफ कर सकते थे। ऐसी कितनी घटनाएं हुई जिस दिन देश, जो अभी मैंने जैसे कहा कि जब देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा था, रामगढ़ में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आज ही समाचार पत्रों ने छापा है, जयपुर में एक दलित महिला, जयपुर जिले में, मात्र इसलिए, जो टीचर है, स्कूल में काम करती है, मात्र इसलिए कि वो कुछ लोगों से उधार पैसे मांगती थी, अपने उधार का तकाजा करने के लिए उसके ऊपर जो है वो पेट्रोल डाल करके सरेआम लाग दी जाती है। वो 70% जली हुई अवस्था में आज जीवन और मृत्यु से SMS में संघर्ष कर रही है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं देखने को मिलती हैं। तब विषय ये नहीं होता कि समाजों के बीच में वैमनस्य है, विषय ये होता है कि सरकार इन सब विषयों पर ठीक से समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती। एक साधु ने आत्महत्या की, तब उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा कि बीजेपी के विधायक की प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं, तब बीजेपी ने रिएक्ट नहीं करा उस तरीके से जैसा करना
देखिए उसमें भी बीजेपी ने अपना जो है वो जांच दल वहां भेजा था, आपकी जानकारी के लिए माननीय अर्जुन राम जी के नेतृत्व में भेजा था। उसकी जांच रिपोर्ट भी आई है और अनुसंधान जो पुलिस कर रही है उसके बाद में निश्चित रूप से जो कोई दोषी है कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए वो तो मैंने बताया नेशनल टीवी में आ गया तो। आनंद पांडे। देखिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसकी प्रतिक्रिया में गहलोत साहब ने जो भाषण दिया उसको जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की चर्चा करने वाले पहले खुद की चिंता करें, अपने गिराबंद में झांक करके देखें। ये जो लड़ाई है साहब, इस लड़ाई का भुगतान अब जो है खामियाजा राजस्थान के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं, राजस्थान की महिलाएं भुगत रही है, राजस्थान की बच्चियां भुगत रही है, राजस्थान के गरीब भुगत रहे हैं और राजस्थान का विकास भुगत रहा है। इस लड़ाई को बंद करिए और सरकार चलाने पर ध्यान दीजिए, बचाने पर नहीं। देखिए जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने तेलंगाना का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसी चर्चा देश के सामने की और झूठ बोला, जिस प्रोजेक्ट की प्रॉपर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस तक नहीं लेकर के उस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की, मैं आग्रह करूंगा कि आपको जाकर के उसको देखना चाहिए। वो कालेश्वरम के तीनों पंप हाउसेज, जो तीनों बराजेज हैं, उनके पंप हाउस डूबे हुए और हजारों करोड़ रुपए का गबन पहले जो उसमें हुआ था, उनको अब भरपाई करने के लिए, उन सारे पंप्स को रीइंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि वो टेक्निकली अपराइज्ड नहीं था, फेल हो गया था, तकनीकी दृष्टि से सही नहीं बनाया गया था। पहले हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, अब उसको वापस डूबने के बाद में वापस रिपेयर करने में फिर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा, ऐसा सबको दिखाई दे रहा है। एक मिनट भाई साहब रुक जाइए। देखिए राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की कोई जाति और मजहब नहीं होता। हम अशफाक उल्लाह खान को भी उसी सम्मान के साथ में देखते हैं जिस सम्मान के साथ में भगत सिंह को देखते हैं, जिस सम्मान के साथ चंद्रशेखर को देखते हैं, जिस आज़ाद को देखते हैं, और जिस सम्मान के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं। और इस देश में देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग, जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, वो देश के अंदर हैं या देश के बाहर कहीं भी हैं, हमारी नीति उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की, हम उनको नहीं बख्शेंगे। ये अनेक बार अपनी कथनी और करनी दोनों से मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है। धन्यवाद।